जुड़ी कुछ बड़ी बातों के साथ। और हम देख रहे हैं कि जो हफ्ते का आगाज हुआ है बाजार ने बेहद कमजोरी के साथ किया है। निफ्टी आप देख सकते हैं फिलहाल हमें लगभग 240 अंक, इनफैक्ट 150 अंक से ज्यादा टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। 1% की कमजोरी। बैंक निफ्टी आप देखिए 900 अंक टूटता हुआ, करीब करीब 2% की कमजोरी के साथ 50,100 के लेवल्स हमें दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, जहां जहां जिन जिन क्षेत्रों में दबाव है, अगर हम बैंकों की ओर रुझान करें तो क्लियरली पीएसयू प्राइवेट बैंक पर दबाव दिखाई दे रहा है। एचडीएफसी बैंक दिग्गज यहां पर हमें लगभग 3% टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। सेंसेक्स में आप देख सकते हैं करीब 850 अंकों की कमजोरी के साथ लगभग 78,409 के लेवल्स भी दिखाई दे रहे हैं। जो हमें यहाँ पर कमजोरी दिखाई दे रही है, इनफैक्ट चुनिंदा स्टॉक्स में जहाँ पर तेजी है उनमें आप देख सकते हैं कुछ एफएमसीजी के नाम हैं, जैसे कि गोदरेज कंज्यूमर यहाँ पर थोड़ा भागता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कमोबेश यहाँ पर हाल कमजोरी का ही है। एचपीसीएल आप देखिए 5% टूटता हुआ। तेल और गैस की अगर बात करें तो यहाँ पर भी हमें कमजोरी दिखाई दे रही है। शुरुआत में जो आईटी क्षेत्र में हमें दम दिखाई दे रहा था वो भी अब पूरी तरह से लाल निशान की चपेट में। इंडेक्स के लिहाज से आईटी की अगर आप बात करें, मेटल्स की अगर आप बात करें, ऑटो की बात करें, रियलिटी की बात करें, सभी जगह हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लाल निशान में बाजार को नीचे खींचते हुए ये तमाम क्षेत्र भी हमें दिखाई दे रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन से भी आपको पता चल जाएगा कि बाजार की मार्केट ब्रेथ कितनी कमजोर है। 2308 डिक्लाइंस है और केवल 344 वो काउंटर्स हैं जो कि एडवांसेस की श्रेणी में फिलहाल आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक लंबी सूची है गिरावट में कारोबार करने वाले काउंटर्स की। और ऐसे में मिड डे मार्केट को लेकर एक्शन कहां पर है, हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी अंश भिलवार। तो अंश, क्लियरली आप बताइएगा हमें कि किस किस तरह से बाजार को कौन कौन सा क्षेत्र नीचे खींचता हुआ अब दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, सबसे पहले शुरुआत ओवरऑल बाजार से ही करेंगे। बाजार में देखें तो लगभग 8 लाख करोड़ का मार्केट कैप इरोजन होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने 200 डीएमए को तो तोड़ा ही है, लेकिन जो ये 23,600 का लेवल है वहां से निफ्टी ने एक थोड़ा रिवर्सल लेता हुआ नजर आ रहा है। करीबन 150 अंकों का उछाल वहां से आया है, तो ये लेवल कहीं ना कहीं एक अच्छे सपोर्ट की तरह एक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। जबकि मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पे भी बिकवाली हो रही है लगभग 2-2% की। लेकिन इन दोनों का भी अगर चार्ट देखें, मिड कैप और स्मॉल कैप का, तो जो दिसंबर में लास्ट वीक में एक बेस बना था जहां से सपोर्ट ले रहा था, अब वापस वहां पर से ही सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पर भी कहीं ना कहीं सपोर्ट बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगर सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर के तौर पे यहां पे निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स नजर आता है। 3% से ज़्यादा की बिकवाली हो रही है। इस लिस्ट में भी देखें तो यहाँ पे यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं जिनमें भारी गिरावट होती हुई नजर आ रही है। अगर स्टॉक स्पेसिफिक आए तो ऑल टाइम हाई लिस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट आईटीआई स्टॉक नजर आ रहा है, जो इस गिरावट में भी अच्छा 16% की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इस महीने में ही देखें तो स्टॉक ने लगभग 80% का अपमूव ऑलरेडी दे चुका है। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स का लिस्ट भी देख लेते हैं। अब स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स की लिस्ट में देखें तो सबसे पहला नाम हमें यहाँ पे नायका का नजर आता है। 50 डीएमए को क्रॉस कर चुका है, लगभग 4% की खरीदारी हो रही है। इसके साथ साथ इक्विटास और डॉक्टर लाल पैथ में भी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। तो इस गिरते हुए मार्केट में ये कुछ ऐसे स्टॉक्स है जिसमें अच्छी खरीदारी हो रही है, वो भी भारी वॉल्यूम के साथ। तो अगर मार्केट में कहीं पर रिवर्सल आएगा तो इन स्टॉक्स में और ज़्यादा पॉजिटिविटी होती हुई नजर आ सकती है। तो इन स्टॉक्स पर नजर रखें। बिल्कुल, शुक्रिया अंश इस पूरे मिड डे मार्केट की हाइलाइट्स बताने के लिए। और चलिए हमारे आज के बाजार के गेस्ट जो कि शो पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विवेक करवा वृद्धि इन्वेस्टमेंट से। विवेक, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास पेशकश में। और हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और यहाँ बाजार ने जो है नेगेटिव शुरुआत की है, नेगेटिव टेरिटरी में फिलहाल कारोबार भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए काफ़ी अहम हफ्ता है इसीलिए भी क्योंकि नतीजों का आना एक बार हम शुरू होता हुआ देखेंगे। महीने के लिहाज से काफ़ी अहम महीना भी है क्योंकि यहाँ पर ट्रंप की स्वेरिंग और उसके अलावा किस किस तरह का रुझान बनता है रेट कट को लेके वो भी सामने आने वाला है। बजट एक बहुत बड़ा ट्रिगर है और एचएनपीवी को लेकर जो फिलहाल हमें डर दिखाई दे रहा है वो भी कहीं ना कहीं प्ले आउट करता हुआ बाजार में दिखाई दे रहा है। ओवरऑल बाजार के लेवल्स के लिहाज से और चाल के लिहाज से आप कितने चिंताजनक हैं? कविता, चिंता विंता तो हम करते नहीं है कोई चीज की। बाजार तो बहुत छोटी चीज है चिंता करने के लिए। हाँ। तो देखिए अभी कई कई बार जब अपनी बात हुई थी पहले 3-4 महीने पहले, मैं बार बार ये बोल रहा था कि वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है और बाजार में करेक्शन आएगा आएगा। और उसके बाद में क्या हुआ, बाजार में एक खास बात होती है कि करेक्शन क्यों आएगा या फिर वॉलेटिलिटी क्यों किस कारण से होगी, ये किसी को पता नहीं होता है। जब बाजार को करेक्शन देना होता है तो कोई ना कोई कारण अपने आप बन के आपके सामने उभर जाता है।
तो उसके बाद में समझ लीजिए अर्निंग्स थोड़ा कम हुआ, थोड़ा डॉलर अप्रिशिएट हुआ वगैरह वगैरह, उस कारणों से बाजार सेंसेक्स ऑलमोस्ट 6,000 पॉइंट गिरा था और निफ्टी भी लगभग इक्वलेंटली गिर गया। अब उसके बाद में हम लोग बात करने लगे क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टियों के बारे में। और पता था कि 2-3 तारीख को वापस एफआईआई वगैरह अपने अपने काम पे ऑफिस लौट जाएंगे और उसके बाद में स्टेबिलिटी बाजार में आएगी। तो वैसे ही हुआ था। बाजार ने थोड़ा बहुत रिकवरी दिखाया, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख को थोड़ा सा रिकवरी दिखाया, क्योंकि और थोड़ा बहुत एफआईआई का भी बाइंग हुआ, समझ लीजिए आप। अब एक और चीज है कि वॉलेटिलिटी फिर भी इमीडिएटली जाने वाली नहीं है, वो तो रहने वाली है एटलीस्ट जब तक नई सरकार यूएस में नहीं बन जाती है, और पहले 10-15 दिन जो नी जर्क रिएक्शंस होते हैं या नी जर्क डिसीजंस होते हैं वो क्या लेते हैं नए सरकार में आने के बाद, तो बाजार उसके लिए भी वेट करेगा। तो समझ लीजिए कि 20 जनवरी को अगर लेते हैं तो जनवरी आपका वॉलेटिलिटी वैसे ही रहने वाला है। तो जिसने सोचा कि 2-3 तारीख तक बाजार अच्छा चलने लग गया, वापस वॉलेटिलिटी अब क्यों आएगी, तो जैसे मैंने कहा बाजार को कारण ऑटोमेटिकली मिल जाता है। आज मेरे को अभी तक मगअप नहीं हुआ है ना, वो जो वायरस नया वाला चल रहा है बेंगलोर में, कोई किसी को पाया गया है वगैरह, तो उसके कारण बाजार में आज से करेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये करेक्शन आपको एक मौका देगा बाइंग करने के लिए, क्योंकि मेरा तो ये मानना है कि आज के दिन वापस अगर कोविड भी आ जाए ना, तो बाजार इतना सीरियसली उसको लेने वाला नहीं है। और ये वायरस तो मैं कहीं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि करीबन 22-23 साल पुराना है, ऑलमोस्ट नोन वायरस है ये, कोई पैनिक की बात इसमें कुछ है नहीं, और ना सरकार की तरफ से कोई पैनिक का जैसा स्टेटमेंट आया हुआ है। तो बिल्कुल। नी जर्क रिएक्शन है, आपको फायदा उठाना चाहिए ऐसे रिएक्शंस का। चलिए, वायरस पर तो हम विस्तार से एक पूरी चर्चा भी करेंगे इसी शो में आगे, लेकिन आपने कहा कि ये जो मौके हैं खरीदारी के लिए इस्तेमाल करने चाहिए। अब किन किन समीकरणों को आप बनता हुआ देख रहे हैं, किस किस तरह की कंपनियों में जहां पे खरीदारी करनी चाहिए, या कुछ और दिन रुक जाएं? देखिए, ऐसा होता है ना कि बाजार में कोई जरूरी नहीं है आप एक ही दिन में सारा खरीदो, वैसे कभी नहीं करना चाहिए। तो अगर आज आपको मौका मिल रहा है थोड़ा बहुत डालिए, कल वापस मिलता है तो वापस थोड़ा बहुत डालिए। देखिए, अगर अगर आप बात करो 6 महीने 1 साल बाद की, तो मुझे मालूम है कि बाजार यहाँ से बेटर पोजीशन पे होगा। लेकिन आप अगर मुझसे पूछो कि अगले 6 घंटे में क्या होगा या फिर अगले 24 घंटे में क्या होगा, ये तो मतलब मेरे मेरे नॉलेज के बाहर है ये। लेकिन ये पक्का जानता हूं कि अगर आप स्प्लिट करके 1-2 दिन में अगर स्प्लिट करते हो उसको, तो आपको मौका जरूर मिलेगा और 6 महीने बाद आप मुनाफे में रहोगे। अब जहां तक आ रही है सेक्टर वगैरह, अब देख लीजिए आपके चैनल पे ही सुबह सुबह कितने ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, बुलिश रिपोर्ट्स वगैरह आपको बातचीत हो रही थी, उनमें लीजिए। उनमें मैं सबसे पसंद करूंगा बीएफएसआई सेक्टर आज भी, जहाँ पे मुझे लगता है कि डाउनसाइड एकदम मिनिमल है। लेकिन जो बड़े बड़े बैंक्स का मर्जर हुआ था, या फिर जो टॉप 5 बैंक है जहाँ पे अच्छा खासा आपको करेक्शन देखने को मिला था, वहां पे अगर आप निवेश करते हो तो आपको इस साल डबल डिजिट रिटर्न तो मिल ही जाएगा। डबल डिजिट डजंट मीन 99%, मैं डबल डिजिट का मतलब 12 से लेकर 15% आपको मिल सकता है, कि जो हर निवेशक की एक इच्छा होती है वो आराम से मिल जाएगी। और बाकी आप अगर सेक्टर्स देखो तो मुझे फार्मा आज भी अच्छा लग रहा है। जो जो डॉलर अप्रिशिएट हुआ है और रुपी डिप्रिशिएट हुआ है, उसका फायदा फार्मा को पूरा का पूरा मिलने वाला है और आईटी को पूरा का पूरा मिलने वाला है। तो न्यू एज जो आईटी कंपनीज है, आईटी सर्विसेज जो एक्सपोर्ट करती है, फार्मा जो ज्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज है, उन पे फोकस रखिए, और बैंकिंग तो मेरा फेवरेट है। चलिए।